दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज एसएससी एमटीएस 14 अक्टूबर को आज एग्जाम था एमटीएस का, जिसमें जीके जीएस के जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है उन्हें हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको शाम को मिल जाएंगे इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द मोपला रेवेलियन टेक प्लेस। तो ये केरला में हुआ था। केरला में मालाबार तट पे हुआ था ये। और इसमें 2021 में मोपला विद्रोह केरला में हुआ था। 19वीं और 20वीं सदी में मालाबार जो ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के बीच जो खिलाफ केरला में मापिल मुस्लिमों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसका नेतृत्व बरियामा कुन्नम और कुंजाहम हाजी ने किया था। आगे हम देख लेते हैं। आगे कुछ विद्रोह कुछ हड़ताल हुए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी कि मजदूरों का ये जो हड़ताल था, अहमदाबाद मजदूरों का मिल हड़ताल जो था, ये कब हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद के मिल हड़ताल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक थी। यह 21 दिनों तक हड़ताल चला था। इसका नेतृत्व जो था अनुसैया बेन ने किया था, लेकिन बाद में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था अनुसैया बेन के आग्रह करने पर। और इसमें मजदूर मिलों की जीत हुई थी, यानी कि यह आंदोलन जो था वो सफल रहा था। आगे देखते हैं हम बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो है भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। यह आंदोलन औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों के खिलाफ था। यानी कि वहाँ पे एक तो सूखा पड़ गया था, ऊपर से जो सरकार थी वो कर माफ़ नहीं करती, कर बढ़ाई हुई थी। इसी को लेकर यह आंदोलन किया गया था और इसकी शुरुआत 12 जून 1928 को गुजरात के बारदौली में किया गया था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यह भी आंदोलन सफल रहा था। ब्रिटिश सरकार जो थी किसानों की सभी मांगों को मान ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जालो समुदाय मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो जालो जो समुदाय है वह मुख्य रूप से पृथकर्मी से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया था पृथकर्मी, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से कि जनगणना के अनुसार साक्षरता की न्यूनतम उम्र क्या होती है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ लिटरेसी एज पर सेंसस। तो ये 7 वर्ष होता है, यानी कि 7 वर्ष का अगर कोई लड़का है और वह क्या करता है, किसी एक भाषा को पढ़ लिख सकता है, तो उसे हम साक्षर मानते हैं, साक्षर माना जाता है। साथ में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। यानी कि फॉर विच डांस डिड अनीता शर्मा रिसीव द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2014। तो ये सत्रिया नृत्य के लिए इन्हें मिला था। और सत्रिया जो असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसे 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। और जो अनीता शर्मा है, इनके 2 गुरु थे, जो गुरु थे जिन्होंने इनको यह कला सिखाया था, उनका नाम था राशेश्वर साकिया बयान और जतिन गोस्वामी। हम लोग अगर सत्रिया के मुख्य कलाकार को देखें कि सत्रिया जो क्लासिकल डांस है इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है, तो जतिन गोस्वामी है, गहन चंद्र गोस्वामी है, रामेश्वर साकिया है, सैकिया, हरिचरण है, आनंद गोहन है, मणिक बापूराम है, भावना वरदरायन है। ये सभी इसके मुख्य कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक बृहद कथा कोश। तो यह हरिसेन है। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बृहद कोश जो है पुस्तक के सही लेखक जो है वो हरिसेन है। हरिसेन एक सांस्कृतिक विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, जो 4वीं शताब्दी के आसपास रहे थे। और इसमें जो बृहद कथा कोश है, इसमें प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और किवंदियों का संग्रह इसमें देखने को मिलता है। हरिसेन जो थे वो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओलंपियन ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी। यानी कि बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी जो है वो किसकी आत्मकथा है। तो ये अमेरिकी जो पुरुष तैराकी की टीम है माइकल फेल्प्स, इनकी आत्मकथा है। यह 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लिए थे और इन्होंने यह इतिहास के सबसे अगर बेस्ट तैराकी कहा जाए तो तैराकों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। 28 कुल ओलंपिक पदकों को मिलाकर उसमें 23 इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने का सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम पे है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। यानी सोनल मानसिंह इज द रिलेटेड इन विच डांस स्टाइल। तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। भरतनाट्यम करती हैं और ओडिसी भी ये कर लेती हैं। इनको 1992 में पद्म भूषण
की पद्म भूषण इनको दिया गया और ये सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली महिला हैं। 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। आगे हम देख लेते हैं भरतनाट्यम के कुछ मुख्य कलाकार को देख लेते हैं, जिसमें रुक्मणी देवी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, सोनल मानसिंह है जो ओडिसी भी करती हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, राम गोपाल है, मृणाली साराभाई है, टी बाल सरस्वती है, बैजंती माला है, लीला सैमसन है। ओडिसी के अगर कलाकारों की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्राही है, किरण सहवाल है, माधवी मृणाली है और कालीचरण पटनायक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भावनाथ मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। भावनाथ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यह गुजरात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गुजरात में। भावनाथ मेला जो है गुजरात के जूनागढ़ के भावनाथ महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है। जूनागढ़ शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेला मैदान गिरनार पर्वत पर आयोजित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महानंदा महानदी नहीं है बल्कि महानंदा नदी कहाँ से निकलती है। वेयर डज द महानंदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो महानंदा जो नदी है वो महाल्दीराम पर्वत से निकलती है। महाल्दीराम पर्वत जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। नंदा नदी जो है उत्तर भारत और बांग्लादेश की नदी है। यह बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। महानदी के बारे में अगर कहा जाए, ये महानंदा है और ये महानदी नदी। तो महानदी जो नदी है इसका उद्गम स्थान जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में ये पूछा है तो आगे के एग्जाम में अदर नदी से पूछा जा सकता है। तो हम अदर नदी को देख लेते हैं, जिसमें नर्मदा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव महाबलेश्वर के पास से निकलती है। गोदावरी नदी की बात किया जाए तो यह नासिक महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी की बात किया जाए तो यह कर्नाटक के कोडागु से स्थित ताला कावेरी से निकलती है। तुंगभद्रा की बात की जाए तो यह कर्नाटक के कुंडली से निकलती है। कुंडली वह जगह है जहाँ थुंडा और भद्रा नदियाँ मिलती हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया था और उसमें पूछा गया था, तो उसमें कबड्डी आपका ऑप्शन था। कबड्डी आपका सही आंसर होता। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा? कबड्डी। अगर और अन्य पारंपरिक खेल हम देखें, ट्रेडिशनल गेम्स देखें तो इसमें कबड्डी होता है, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी, गंदा, सांप सीढ़ी, बिट्ठू, रासा इत्यादि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव किस राज्य के डिप्टी सीएम हैं। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव इज द डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट। तो यह किसके हैं? छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स। तो ये कब आया था? 1972 में आया था। और साथ ही ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? एसएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस। तो इसमें मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है। मोहम्मद यूनुस जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापक भी माने जाते हैं, क्योंकि और इसी की स्थापना के लिए इन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1983 में अपनी स्थापना के बाद जो ग्रामीण बैंक का उद्देश्य था वो गरीब लोगों को आसान शर्तों में छोटे ऋण प्रदान करना था, जिसे माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है। और यूनिस बैंक के संस्थापक और यूनिस जो थे इस बैंक के संस्थापक थे। साथ में जो सहकारिता है वह ग्रामीण बैंकों के द्वारा ही चलाया जाता है, यानी कि इन्हीं की एक तरह से कहा पहल थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में कितने विषय हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आपका जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची की अगर बात की जाए तो 61 विषय है और समवर्ती सूची की बात की जाए तो 52 विषय है। यानी संघ जो है केंद्र सरकार जो 100 विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य सरकार 61 विषयों पर, और समवर्ती जो है यानी दोनों भी राज्य और सरकार दोनों किस पे कानून बना सकते हैं? 52 विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो ये आज के पूछे गए क्वेश्चंस थे और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर शाम में 2nd और 3rd शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।